हेलो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। तो देखिए, तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिकों का बनना 5 सरल नियम पर आधारित होता है, जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जिस नियम का उपयोग करते हैं उसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम 5 नियम हैं, जिसमें से 4 नियम जो है वो द्रवों के भारात्मक संबंध को स्थापित करते हैं, और जो 5वां नियम है वो गैस के आयतन संबंधित होता है। तो देखो, फर्स्ट है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसका दूसरा नाम द्रव्य का अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। और दूसरा है तुल्यांक समानुपात का नियम, या इसी को व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तीसरा है आपका स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, और चौथा है गुणित अनुपात का नियम, और 5वां है गैर उसाक का आयतन संबंधित नियम, जिसमें से हम लोग पहला फर्स्ट देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसको द्रव्य का अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, द्रव्य संरक्षण का नियम, वैसे तो इस नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन लोमोनोसोव ने 1756 में किया था, लेकिन इसका प्रचलित प्रतिपादनकर्ता का नाम लेवोजियर है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन लेविजियर ने 1789 में प्रतिपादन किया था। इस नियम का प्रतिपादन करता इसी को माना जाता है, लेविजियर को। इनको रसायन का जनक भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक, पहले इसको लिख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। चलो परिवर्तन लिख दे। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात, मतलब परिवर्तन के बाद, जो प्राप्त पदार्थ है, मतलब प्राप्त पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को लेविजियर ने 1789 में प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले जो पदार्थ का कुल द्रव्यमान होता है, वो परिवर्तन के पश्चात जो प्राप्त उत्पाद होता है या प्राप्त पदार्थ होता है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। ये इस नियम है। तो देखते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर
44 ग्राम है, तो इसका द्रव्यमान जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कार्बन का है यहाँ पर 12 ग्राम और ऑक्सीजन O2 का है यहाँ पर 32 ग्राम। मतलब टोटल ग्राम 44 ग्राम है, जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों के बराबर है। मतलब इसमें द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में व्यक्त करें इस परिभाषा को या इस द्रव्यमान संरक्षण को नियम को, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। किसे मतलब द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये हो गया अपना द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य का अविनाशिता का नियम। दूसरा है अपना तुल्यांक समानुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो देखो, इसका भी सर्वप्रथम प्रतिपादनकर्ता का नाम ही बताते हैं। तो तुल्यांक समानुपात या व्युत्क्रम अनुपात नियम का प्रतिपादन जेबी रिचर ने सन 1792 में, देखो लेजियर जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम को 1789 में, इसके ठीक लगभग 3 साल बाद 1792 में जेबी रिचर ने इस नियम का प्रतिपादन किया। 1792 में प्रतिपादन किया था। तो इस नियम के अनुसार देखो, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब दो तत्वों का भिन्न भिन्न या विभिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वह आपस में उसी अनुपात में अथवा एक सरल अनुपात में संयोग करेंगे, जिससे वह
किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो इसे तुल्यांक समानुपाती या व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। तो देखो इसके शब्दों को समझते हैं। तुल्यांक समानुपात या व्युत्क्रम अनुपात दोनों एक ही है। तो जेबी रिचर ने इसको सन 1792 में प्रतिपादन किया था। देखो, जब दो तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान, अलग अलग द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वह आपस में उसी अनुपात में अथवा एक सरल अनुपात में संयोग करेंगे जिससे वह किसी तीसरे तत्व के द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो इसे तुल्यांक समानुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो तत्वों का विभिन्न द्रव्यमान बना, जैसे कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये अलग अलग द्रव्यमान वाले दो तत्व हैं। और एक है हाइड्रोजन, एक तीसरा तत्व है हाइड्रोजन जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है। मतलब निश्चित द्रव्यमान वाले के साथ ये दोनों जब संयोग करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये दोनों आपस में उसी अनुपात में या सरल अनुपात में संयोग करेंगे जिससे ये किसी तीसरे तत्व, मतलब यहाँ हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो ऐसे इस नियम को तुल्यांक समानुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। देखो, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, संयोग करेगा तो CH4 मीथेन बना लेगा। और उसी प्रकार जब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के एक निश्चित अनुपात के संयोग करेगा तो H2O बना लेगा। तो इसमें देखो, हाइड्रोजन और कार्बन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात कितना होगा। तो इसमें कार्बन का जो है हाइड्रोजन का जो 1 है और कार्बन का 12, मतलब 4 है, 4:12 है। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:16 है। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, जब दो तत्वों का अलग अलग द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक निश्चित द्रव्यमान नहीं है ना, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान निश्चित नहीं है, तो इसको निश्चित करते हैं। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4:32। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार ये कह रहे हैं कि जब दो तत्व का विभिन्न द्रव्यमान, दो तत्व का अलग अलग द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो ये आपस में उसी अनुपात में संयोग करेंगे या सरल अनुपात में संयोग करेंगे जिससे वह तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। मतलब ये जब भी संयोग करेंगे तो इसी अनुपात में करेंगे। जैसे कार्बन का अनुपात यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 32 है निश्चित में ना, तो ये है होगा आपका 12:32। मतलब ये कार्बन और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे या संयोग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कहने का मतलब इस नियम से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो अलग अलग द्रव्यमान वाले तत्व हैं, निश्चित द्रव्यमान वाले तीसरे तत्व के अनुपात के हिसाब से इसके बनने वाले उत्पाद को हम लोग बता सकते हैं इस नियम से। अब आते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का
नियम। तो देखिए, इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1799 में किया था। 1799 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। स्थिर और निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, पहले लिख ही लेते हैं, रासायनिक यौगिकों में जो उपस्थित उनके अवयवी तत्व होते हैं, उन तत्वों का द्रव्यमान अनुपात सदैव निश्चित या स्थिर होता है, चाहे वह किसी भी विधि से या स्रोतों से प्राप्त किया गया हो। ये आपका नियम है। देखो, उदाहरण में हम लोग देखते हैं। देखो, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल को शुद्ध करने के पश्चात जल को प्रत्येक नमूने में जो उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका जो द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा सदैव ऑलवेज जो होगा वो कितना होगा, 2:16 होगा। या इसको हम लोग छोटे रूप में लिखें तो 1 कितना होगा, 8 होगा। हमेशा किसी भी स्रोत से मिले, चाहे वो नदी हो, नाले हो, किसी भी स्रोत से उसको शुद्ध करने के बाद हर नमूने में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो 1:8 ही होगा। अब है चौथा नियम। गुणित अनुपात का नियम। अच्छा, इसको एक और नाम भी बोला जाता है, बहुल अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करते हैं, सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जब दो तत्व, चलो यहां पर हम लोग उदाहरण लेते हैं, तत्व
तत्व मिल करके बनाएंगे यौगिक और इनका सरल अनुपात। एक कॉलम बना लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो इस नियम में जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखो यहाँ पर दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन, दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक, जैसे ये दोनों मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो यौगिक बनाते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, लेकिन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, मतलब यहाँ पर कार्बन एक तत्व है, इसका निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो सदैव सरल गुणित अनुपात में होता है ना। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा इसमें कितना होगा, 12:16, और इसमें देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 होगा। कहने का मतलब जब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, कार्बन के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो ये सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे 16 दूने 32, तो इस प्रकार से ये सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। अपना बच गया लास्ट पांचवा, गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, तो नाम से स्पष्ट है इसका प्रतिपादन गैलुसाक ही है, जो 1808 में प्रतिपादन किया था। तो इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करते हैं तो उनके जो आयतन होते हैं, उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ या उत्पाद, बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उसका आयतन भी अव्ययी तत्व या अभिकारी गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होता है ना। एक कंडीशन है, जब सभी गैस का आयतन समान ताप एवं दाब पर नापे जाए, ये कंडीशन है। देखो गैलुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम क्या कहता है। इसका प्रतिपादन 1808 में हुआ। जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, ठीक है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होता है, और उनके संयोग से जब कोई पदार्थ बनता है और वो भी गैस होता है तो उसका आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। मतलब जैसे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
दोनों मिल करके अमोनिया गैस बनाती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस हो गया। तो ये क्या है? गैस है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, और ये है अपना अमोनिया गैस। ये भी गैस ही है। तो जब गैसें आपस में संयोग करती है और इनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, इनके आयतन में सरल अनुपात है। ये कितने अनुपात है? 1 है और ये 2 अनुपात है। तो उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ जब गैस हो जाता है तो उसका आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। मतलब इसका भी अनुपात कितना है? ये 2 है। तो ये आपस में क्या है? ये आपस में इनका आयतन जो है सरल अनुपात में होता है। कब? जब उसका आयतन समान तापदाब पर मापा जाता है तब। तो इस प्रकार से इसका समान तापदाब होगा। शायद कहीं गलत लिखा हूं। ये आपका 3 होगा, है ना? ये आपका 3 होगा। तो देखिए, जब सभी आयतन समान ताप और दाब पर नापे जाते हैं। जैसे देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके अमोनिया गैस बनाते हैं। इस नाइट्रोजन में इसका आयतन कितना है? तो 1 है, और इसमें हाइड्रोजन में आयतन 3 है और इसमें 2 है। तो इन तीनों का अभिकारी गैस और उत्पाद के गैसों के आयतन जो है तीनों सरल अनुपात में हो गए, ज्यादा डिफरेंट नहीं हो गए। इस प्रकार से